हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव और आज हम शुरू करने वाले हैं मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि सोर्स किस तरह से वर्क करता है। तो अगर सोर्स से पहले कुछ बेसिक चीज़ें या ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इसमें मोसबियर में न्यूक्लियर टेंशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मैं दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ तो उसमें न्यूक्लियर टेंशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर एनएमआर की मैं बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ जो होता है न्यूक्लियर का सेपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर टेंशन, जो कि ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर टेंशन पॉसिबल तभी है अगर हम उसको कोई एनर्जी देते हैं। यानी कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम को इरेडिएट करता हूँ किसी रेज, गामा रेज, ठीक है, तो गामा रेज दी हमने, ठीक है, गामा रेज अगर मैं इसकी किसी मॉलिक्यूल को अगर मैं इरेडिएट करता हूँ तो वो टेंशन करेगा। ठीक है, अगर जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल Fe57 लिया एज अ सैंपल, अब इसको Fe57 को मेरे को डिटरमाइन करना है, इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, इसकी जो स्पिन होती है I = 1/2 होती है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी और जो एक्साइटेड हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, अब अगर मैं गामा रेस, ठीक है, गामा रेस हम सोर्स वही लेते हैं अगर किसी सैंपल की वजह से, अगर मैं Fe57 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं सोर्स ऐसा लूँगा जो इसकी एनर्जी लेवल को मैच कर सके, यानी कि इस एनर्जी लेवल को मैच कर सके। ठीक है, इसके बीच में जो गैप है, ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में जो गैप है उसको मैच करते हैं। इसके बीच में जो गैप होता है वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, इसको मैच करने के लिए मेरे को ऐसा ही सोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो सोर्स लेता हूँ Fe57 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सोर्स लेता हूँ CO57 ले रहा हूँ। ये आइसोटोप होता है CO59 का आइसोटोप होता है। ठीक है, और इसको जो है बनाया जाता है Fe56 से बनाया जाता है प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करके। ठीक है, अब ये जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है तो ये डिके भी करेगा। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डिके करते हैं, तो डिके यहाँ पर 3 तरीके से हो सकता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, ठीक है, और के कैप्चर के द्वारा। ये आई थिंक आपने बहुत पढ़ा होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, के कैप्चर, अब यहाँ पर जो डिके होता है, यहाँ पर जो CO57 का जो डिके होता है वो के कैप्चर के द्वारा होता है, इसके द्वारा डिके नहीं होता। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, जब हम सोर्स पढ़ते हैं तो हम के कैप्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ये के कैप्चर जो है हमें 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम जो है Fe57 न्यूक्लियाई को इरेडिएट कर सकें और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सके और हमारे पास पीक आ सके, हमारे पास जो मोसबियर स्पेक्ट्रा आ सके, कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का मोसबियर स्पेक्ट्रा आ सके। तो इसके बारे में हम सोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सोर्स किस तरह करता है। और एक चीज़ और है, CO57 का जो हाफ लाइफ होती है, अगर मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करता हूँ, हाफ लाइफ इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बस ऐसी ही एक बढ़ा दिया, 241 डेज होती है इसकी, सॉरी 271 डेज, 271 डेज, आई थिंक, हाँ 271 डेज होती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर मैं Fe57 की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में समझाई देता हूँ मैं। अगर मैं जो सैंपल लिया गया है Fe57, अगर मैं सैंपल लेता हूँ Fe57 का, ठीक है, या आयरन का सैंपल लेता हूँ, तो सिर्फ इसमें इतना ही पार्ट जो होगा हमारा Fe57 होगा, क्योंकि जो Fe57 की जो नेचुरल अपेंडेंस होती है वो 2.14% ही होती है, बाकी जो नेचुरल अपेंडेंस होती है वो Fe56 की होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने कोई आयरन का सैंपल लिया है तो उसमें से 2.14% ही हमारा जो होगा Fe57 होगा, और उसे ही हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि Fe56 की जो स्पिन होती है ये टेंशन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 0 होती है और जो इसकी न्यूक्लियर स्पिन होती है वो हाफ होती है। तो इसलिए इसको हम डिटरमाइन नहीं करते या स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका टेंशन पॉसिबल है, इसका टेंशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स किस तरह से वर्क करता है। तो सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, आई थिंक इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्स की। जो सोर्स जो मैंने लिया था CO57, वो लिया था मैंने एज सैंपल के लिए CO57 के लिए लिया था। अभी तो मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ Fe57, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास टिन हो, अगर मैं टिन की स्टडी कर रहा हूँ 119,
ठीक है। तो इसके लिए जो सोर्स लूँगा वो 119 एम फॉर मेटास्टेबल, ये भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। और मैं अगर एस पी को स्टडी कर रहा हूँ तो 121, तो इसके लिए लेता हूँ एस पी 121 मेटास्टेबल, या फिर एस एन 121, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई लेता हूँ, ठीक है, इस सोर्स, क्योंकि जो सोर्स हमारा वो होना चाहिए जिसकी एनर्जी गैप, यानी कि अगर मैं एनर्जी गैप, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो सेम होना चाहिए सैंपल के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से सोर्स मैं ऐसा यूज़ करूँगा जो इसको इरेडिएट कर सके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसा सोर्स यूज़ करूँगा। अब सोर्स किस तरह से वर्क करता है तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में लिखता हूँ जो के कैप्चर के पीछे लिखा था मैंने, ये के कैप्चर के द्वारा ही जो है वर्क करता है। अब के कैप्चर के द्वारा कैसे वर्क करता है उसके देखते हैं। अभी मैं बोर एटॉमिक मॉडल बनाता हूँ, 1 2 और 3 4, ठीक है, एक यहाँ पर बनाता हूँ, एक यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बोर एटॉमिक मॉडल, और इसका लिख देता हूँ, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये के एल और ये है एम शेल, ठीक है। इसमें भी लिख ही देता हूँ मैं के एल एम, के एल एम, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसमें और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को जितने चाहिए मैंने उतने बना दिए, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बना देता हूँ मैं एक और ये दो, और ये बना देता हूँ, ठीक है। अब के कैप्चर, आई थिंक के कैप्चर थोड़ा सा आइडिया लग गया हो, के शेल, यानी कि के शेल के इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग। यहाँ पर ये के शेल की जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कैप्चरिंग हो रही है न्यूक्लियस के द्वारा। अब कैप्चरिंग, जब ये कैप्चरिंग करता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, जिसमें प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है तो तुरंत ही एकदम साइमल्टेनियसली जो है निकल जाता है, और ये जब निकलता है तो अपने साथ टोटल डिके एनर्जी लेकर निकलता है, टोटल डिके एनर्जी। अब कोई टोटल डिके एनर्जी यानी कि बहुत सारी ज़्यादा एनर्जी लेके निकलता है, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा इस पर, एटम की न्यूक्लियाई पर, क्या इफेक्ट डालेगा वो देखते हैं। यहाँ अगर आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा रिकॉइल इफेक्ट, तो अगर मैं यहाँ पर एक गन बनाता हूँ, यहां से मैंने एक बुलेट फायर करी, ठीक है। अब मैंने जो बुलेट फायर करी है ये रेस्टिंग से, ये जो बुलेट जो आगे की तरफ गई है ये रेस्ट से होकर गई है। और कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मूव करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी से मूव करता है तो वो क्या होगा, जो रिलीजिंग सब्सटेंस या रिलीजिंग जो चीज़ है जिस पर जहाँ से हमने उसको रिलीज करा है उस पर एक बैक किक लगेगी, जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट। इसकी तरफ ये बैक किक लगाएगा पीछे की तरफ को, क्यों, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से ही जो है इस पर एक बैक किक लग रही है जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट। यहाँ पर भी यही है। अब एक टोटल डीके एनर्जी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो रेस्ट से होकर गया है, तो टोटल डीके एनर्जी का मतलब यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर निकल रहा है। तो जब ज़्यादा एनर्जी लेकर निकलेगा तो ये जो न्यूक्लियाई है ये इसका डी एक्साइटेशन हो जाएगा, ये इसका डी एक्साइटेशन हो जाएगा, है,
ठीक है, डी एक्साइटेशन हो जाएगा। अभी डी एक्साइटेशन, अभी ये जो हमने सोर्स लिखा था ये CO, ये है सोर्स CO57, ये सोर्स है CO57। जब ये डी एक्साइटेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe57 में, लेकिन जो इसकी जो स्पिन रहेगी वो होगी 5/2। ठीक है, ये जो 5/2 है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Fe57 की सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, क्योंकि ये थी 1/2 और ये थी 3/2, तो इसकी जो अबव होगी वो सेकंड एक्साइटेड यानी कि 5/2 होगी। ठीक है, तो ये सेकंड एक्साइटेड है, तो जो CO57 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ से ये हमें गामा रेस जो है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैसे देगा वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो इतनी एनर्जी चाहिए इस Fe57 सैंपल को इरिडिएट करने में। ठीक है, यानी कि ग्राउंड शिफ्ट से एक्साइटेड में ट्रांजिशन कराने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इतनी हमें गामा रेस कैसे मिलेगी वो हम आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं इन दोनों की, ये क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जब टोटल डी एनर्जी लेके निकला तो इसकी जो बैक की वजह से सिर्फ इसका डी एक्साइटेशन नहीं हुआ, यहाँ पर एक और इफेक्ट हुआ जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन। अब इंटरनल कन्वर्जन भी दो तरीके से हो सकता है। पहला तो सिंपली, ठीक है, हो सकता नहीं बल्कि होता ही है, दो तरीके से होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में तो पहला जो है अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कैप्चरिंग कर लिया गया था और यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस आ गया था। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को भरना भी है। ठीक है, क्योंकि अब ये न्यूक्लियस के पास है तो वैकेंसी तो जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एल शेल का ये इसमें जाएगा। अब आई थिंक आपको पता ही है कि जो के शेल की जो एनर्जी होती है वो एल शेल से कम होती है, एल शेल की जो एनर्जी है हायर है, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के लिए अपने लिए कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी लूज करता है वो करता है एक्सरे के रूप में। ठीक है, ये एनर्जी होती है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। इसका भी यूज होता है स्पेक्ट्रम में। ये क्या करता है 6.4 जो होता है स्पेक्ट्रम की जो पीक होती है उसको डबल कर देता है या क्या तो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल इंटरनल कन्वर्जन तो ये था। दूसरा जो था वो ऑगर ने किया था, AUGER ऑगर इफेक्ट, जिसको हम ऑगर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑगर इफेक्ट। अब ऑगर इफेक्ट में क्या आता है, ये वैकेंसी क्रिएट तो हो गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, तो क्या हुआ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये टेंशन करके यहाँ पर पहुंचा और इन्हें जो है वो एक्सरे निकाली थी। ठीक है, बाकी तो यही है एक्सरे निकाली, लेकिन ऑगर ने एक और इफेक्ट बताया कि ना ये जो एक्सरे है निकली ये दोबारा से ही एब्जॉर्ब हो गई ये अपर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, अब ये जो अपर इलेक्ट्रॉन है इसको रीएब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये भी यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक वैकेंसी तो हमारे पास यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एल शेल से जो ट्रांजिशन करके के शेल में आ गया, यहाँ पर एक वैकेंसी और एक यहाँ पर वैकेंसी और यहाँ से जो होता है इलेक्ट्रॉन निकल गया एक्सरे एनर्जी को लेकर निकल गया। तो ये दोनों ही इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हमें 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी मिलती है और हमें वाली एनर्जी मिलती है जो कि इरेडिएट करने के काम आती है, जबकि ये जो है हमारी जो पीक होती है उसको डबल करती है। ठीक है, या फिर क्या तो इंक्रीज करती है। तो हमारा सोर्स आई थिंक कंप्लीट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ना ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किस तरह से मिलती है और जो है वो किस तरह से इरेडिएट करेगा, क्योंकि जो है CO57 जो है Fe57 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको रख करते हैं। तो हम बात करते हैं कि ना किस तरह से हमें 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें मिलेगी। तो पहली जो मैं लेवल बनाता हूँ CO57 की एनर्जी लेवल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बनाता हूँ Fe57 के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, इसके बीच में ज़्यादा गैप रखा है, इसके बीच में कम गैप रखा, बताता हूँ क्यों। अब जो CO57 है, ठीक है, ये क्या करता है डी एक्साइटेशन करता है इस लेवल पर, ये यहाँ पर Fe57, क्योंकि ये जो डी एक्साइटेशन करता है तो Fe57 में कन्वर्ट होता है। ये हमने पहले ही बताया था मैं किस तरह से कन्वर्ट होता है। और ये जो लेवल है वो I = 1/2 की है और ये जो है
वो 3/2 की है और ये जो है वो 5/2 की है। ठीक है, अब इसके बीच में जो गैप है वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है वो 136.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ठीक है, तो हमारे इसलिए मैंने इसके बीच में ज़्यादा गैप रखा है, इनके बीच में कम गैप रखा है इसी वजह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो जब ये अभी बात करी थी जब हमने पीछे, तो ये क्या करता है, डी एक्साइटेशन करता है और कन्वर्ट होता है Fe57 में, और जो इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 5/2 रहती है, लेकिन ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है Fe57 की। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ट्रांजिशन करते, एक तो पॉसिबिलिटीज है कि ना वो सीधा ही ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन कर सके, या फिर एक पॉसिबिलिटीज है कि ना वो पहले यहाँ पर 3/2 पर आए और फिर यहाँ से यहाँ पर जाए। ठीक है, आई थिंक अब आप यहाँ पर समझ गया। अगर याली एनर्जी ये टेंशन हमें जो है वो गामा रेज देगा, कितने की 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देगा। ठीक है, सिर्फ ये ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रांजिशन होती है वो 91% होती है, और जबकि ये जो होती है वो सिर्फ 9% होती है। ये भी इफेक्ट डालती है पर ये बहुत कम इफेक्ट डालती है। ठीक है, हमें जो होती है सिर्फ ये एनर्जी होती है, और ये एनर्जी जो है बाद में सैंपल पे फॉल होती है, गिरती है। ठीक है, ये 1/2 और ये 3/2, तो ये एनर्जी जो होती है ये सैंपल पे गिरती है, Fe57 है सैंपल, और यहाँ से ये ट्रांजिशन होता है, तो ये एक्साइटेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो है CO57 जो होता है हमारा वर्क करता है Fe57 को इरिटेट करने में। ठीक है, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया CO57 का। इसके बारे में और कुछ बताना है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिकल्टीज, हमें मोसबेयर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। एक चीज़ और इसके यहाँ पर भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो मोसबेयर स्पेक्ट्रा आता है वो हमारा कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, ये क्यों आता है, क्योंकि क्या है हमारा ये एब्जॉर्प्शन, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि ना यहाँ पर इतनी इंटेंसिटी हमने दी थी, जो हमने यहाँ से जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पर चली, और उसमें जो है इतनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर ली गई है। तो हमारे पास जो डिटेक्टर में होगा, यानी कि डिटेक्टर में जो एनर्जी आएगी वो थोड़ी कम आएगी, सिर्फ इतनी पार्ट हमें एनर्जी डिटेक्ट हो रही है, इतना पार्ट हमें गायब मिल रहा है इंटेंसिटी का, तो वो इतना पार्ट इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर ये पीक आ गई है। इसका जो एरिया होता है ये हमें बताता है कंसंट्रेशन, उस न्यूक्लियर की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, हर ज़्यादातर ESR हम पढ़ते हैं और NMR पढ़ते हैं, उसमें सब में ये चीज़ को माना कि ना इसका जो ये एरिया होता है, ठीक है, ये हमें बताता है कंसंट्रेशन क्या है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रा है ये ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं आता, शुरुआत में ऐसा नहीं आ रहा था, फिर इसमें कैसे डिफिकल्टीज ऑप्टेंड हुई है इसको बनाने में, तो उसको कैसे ओवरकम करा गया, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टीज, तो उसको रब करते हैं।